नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ डाइट प्रवक्ता डॉक्टर गौरव गुंजन सर हमारे साथ हैं और आज परिचर्चा होगी आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा के बारे में। आप हमारे सभी शिक्षक साथियों को बताएंगे कि किस तरह से या क्या ऐसी आवश्यकता हुई जिसकी वजह से हम भाषा पर इतना जोर देने वाले हैं, इससे हमें क्या लाभ होने वाले हैं, कौन से ऐसी विधियाँ और कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम अच्छा शिक्षण और अच्छा लर्निंग आउटकम प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आज का जो विषय है वो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा के लिए आज का प्रमुख विषय है। तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि ये पुस्तक जो है शिक्षकों को उपलब्ध कराई जा रही है और इसकी बड़े जो है रूप में ट्रेनिंग होगी आप लोगों के द्वारा, सभी को समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा कि हम किस तरह क्या कुछ करें, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए क्या है, हम देखते हैं कि जितने बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं मगर वहाँ यदि हम स्तर देखते हैं बच्चों का अधिगम स्तर, खास तौर से भाषा में और गणित में, तो वो बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मगर यूपी उत्तर प्रदेश इतना जहाँ मैन पावर है, जहाँ टीचर्स की संख्या भी जो एक रेशियो 1:30 उसके अनुरूप आ चुकी है, फिर भी जो बच्चों का स्तर है भाषा में वो बहुत कमज़ोर है, जबकि हिंदी मातृभाषा है। तो जो मिशन प्रेरणा हमको मार्च 22 तक इसके लक्ष्य को प्राप्त करना है वो प्राप्त अच्छे से हो पाए, इसलिए सरकार ने और जो इनका थिंक टैंक है उन्होंने ऐसा विचार किया कि जब तक हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे, हम उनको वो टेक्निक्स नहीं बताएंगे, तब तक बच्चों का जो हिंदी में अधिगम स्तर है वो अच्छा नहीं हो पाएगा, जो राष्ट्रीय या जो लक्ष्य है उसके अनुरूप होना चाहिए। तो इसीलिए आधारशिला जो पुस्तिका है हर विद्यालय में हर टीचर को भाषा विषय के लिए प्रोवाइड कराई जा रही है, जिससे जो अध्यापक हैं उसको अच्छे से अध्ययन करें और जो भी टेक्निक्स वो बच्चों के हिसाब से समझ सकते हैं उसको अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज करके बच्चों पे अप्लाई करें, जिससे जो बच्चों की जो मातृभाषा हिंदी उसमें भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करें। तो जैसे कि बच्चे होते हैं तो वो पढ़ाई की शुरुआत उस भाषा से ही करते हैं जो उन्हें सिखाई जाती है माँ बाप के द्वारा या उनके समाज में जो प्रचलन में है। तो जैसा कि हमारे यहाँ हिंदी है और इसीलिए जो है सबसे पहले आपका फोकस जो है भाषा के ऊपर यानी कि हिंदी के ऊपर है। बिल्कुल, कि बच्चे जो है सबसे पहले बड़े अच्छे तरीके से हिंदी को सीखें और फिर आगे कुछ और जो विषय हैं उनके बारे में भी ज्ञान अर्जन करें। तो सर एक प्रश्न और है कि नई शिक्षा नीति 2020 पर बहुत सारा काम हुआ है और अब लागू भी हो गई है, तो क्या कुछ ऐसा हुआ है भाषा के लिए इसमें जी, तो कृपया वो भी आप जो है हम सभी को बताएं। बिल्कुल, देखिए मेरा मानना है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है ये अपने आप में ना बहुत आमूलचूल परिवर्तन लाएगी हमारे शिक्षा व्यवस्था में, और इसके लिए बहुत सारे नए इन्होंने जो उद्देश्य भी निर्धारित किए हैं और उसके लिए फंडिंग्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो शिक्षा नीति में ना भाषा पर बहुत ज़्यादा और भाषा और गणित पे बहुत बल दिया गया है। उसके लिए एक अर्ली न्यूमरेसी एंड लिटरेसी बुनियादी भाषा शिक्षण है, उसकी भी ट्रेनिंग आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है डाइट मेंटर्स के द्वारा, और डाइट मेंटर्स जो हैं वो SCERT से ट्रेनिंग को ले रहे हैं। तो क्योंकि अगर बच्चा अपनी मातृभाषा में ही अच्छा नहीं कर सकता है तो और जो विषय जुड़े हुए उसके साथ जैसे सामाजिक विज्ञान है या विज्ञान है, जब वो हिंदी ही अच्छे से नहीं समझेगा तो विज्ञान भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, और जब पढ़ नहीं पाएगा तो समझ भी नहीं पाएगा। तो इसलिए ये उद्देश्य है कि हिंदी में भाषा में बच्चे को हमको आगे ले जाना है। तो सिर्फ ना वो हिंदी में अच्छा होगा, इसके साथ वो सामाजिक विज्ञान में भी इम्प्रूव करेगा, वो विज्ञान में भी इम्प्रूव करेगा, और हिंदी और संस्कृत भी आपस में क्या है कॉम्प्लीमेंट्री है। संस्कृत अच्छे से सीखते हैं तो हिंदी में इम्प्रूवमेंट होता है और हिंदी के साथ आपका संस्कृत में इम्प्रूवमेंट होता है। तो उद्देश्य ये है कि सिर्फ कहने में लग रहा है कि हम भाषा पे संदर्शिका है, बेसिकली ये ना 3 विषय कवर कर रही है, हिंदी के साथ साथ वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान भी। तो दूरदृष्टि के साथ सरकार ने ये योजना और इस संदर्शिका को पब्लिश कराया है और आप सभी को ये प्रोवाइड भी करवाई जा रही है आपके विद्यालयों में। तो मेरा कहना सभी अध्यापक बंधुओं से है कि इन संदर्शिकाओं को बहुत अच्छे से अध्ययन करें, और जब आप उसको पढ़ेंगे 1 बार 2 बार या 4 बार तो कुछ ना कुछ एक नई बात, नई टेक्निक आप खुद उसको समझ पाएंगे, और जब आप समझ पाएंगे तभी समझा पाएंगे। क्योंकि मेरा मानना है जो टीचर है ना
ही और शी इज ऑलवेज अ लर्नर. ए टीचर कैन ओनली टीच अनलेस ही और शी स्टिल लर्न्स हिमसेल्फ. यानी टीचर इज अ लर्नर. उसको हमेशा नया कुछ सीखने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए. और गवर्नमेंट का ये उद्देश्य भी है कि ये जो इसमें टेक्निक्स प्रोवाइड की जा रही हैं, जो तरीके प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उस पर वो ध्यान दें सभी टीचर्स, और अपने बच्चों का अधिगम भाषा में भी अच्छा करें. सर, आप तरीकों की बात कर रहे हैं अब जी. और हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग होती रहती हैं. अभी तो जब से कोरोना काल आया है तो हम लोग ऑनलाइन ही सब ट्रेनिंग जो है ले रहे हैं. बिल्कुल. तो क्या कुछ ऐसा है, कौन सी ऐसी नई विधियाँ हो सकती हैं जिससे कि हम उस वातावरण को और ये जो लर्निंग आउटकम है इसको हम बढ़ा दें? बिल्कुल. देखिए, ऐसा है, ये जो ट्रेनिंग्स का उद्देश्य क्या होता है कि हम जो आपको चीज़ें अनक्लियर हैं वो क्लियर होनी चाहिए. मगर कई बार देखने में आता है ट्रेनिंग वो 2 दिन की हुई, 4 दिन की या 1 हफ्ते की, उस वक्त सभी लोग इन्वॉल्व हुए, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो आपका प्रैक्टिकल जगह है, जो आपका विद्यालय है जहाँ पर उसको आपको इम्प्लीमेंट करना था, वो नहीं हो पाता है. तो जो ट्रेनिंग का जो मेन उद्देश्य है ना, वो वहाँ पर सफ़र करता है. तो जो ट्रेनिंग में सीखा है आपने आपस में मेंटर्स के साथ, ट्रेनीज के साथ, ट्रेनर्स के साथ, उसको आप अप्लाई करें अपने विद्यालय में. और आपस में जो टीचर्स भी हैं ना, वो आपस में मिलकर इस पर चर्चा परिचर्चा करें. क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो कुछ नया निकल कर आता है. हम सही चर्चा परिचर्चा करें तो कुछ ना कुछ ऐसे मेथड्स हम बच्चों के स्टैंडर्ड के हिसाब से डिवाइस कर पाएंगे खुद अपने. देखिए क्या है, हर बच्चा ना अपने आप में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं. हर बच्चा एक ही तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता. कुछ बच्चे होते हैं भाषा में वो पढ़ना तो जानते हैं मगर उनको अर्थ समझ में नहीं आता है. कुछ कठिन वर्ड्स हैं, पढ़ तो लेंगे वो, अर्थ समझ में नहीं आता. तो ऐसे बच्चों को आप जो कठिन वर्ड्स हैं उनको समझाइए अलग से. कुछ की रीडिंग स्पीड बहुत कम होती है तो उसमें आप उनको उंगली लगा के पढ़ाना सिखा सकते हैं. या आप ग्रुप बना सकते हैं. एक साझा पठन होता है, एक टेक्निक है साझा पठन. जैसे एक बच्चा वीक है और एक उसका साथी है वो थोड़ा सा अच्छे से जानता है पढ़ना, तो दोनों को एक साथ बिठाया तो जो वीक है वो पढ़ेगा और जो ज़्यादा जानता है वो उसको समझाएगा जहाँ वो पढ़ नहीं पा रहा है. साझा पठन कर सकते हैं हम छोटे छोटे 5 या 6 के ग्रुप बना सकते हैं. अच्छा, ग्रुप ना ऐसे नहीं बनाना है कि सभी बच्चे एक ही स्तर के हों. एक ग्रुप में हम 5 या 6 बच्चे रखें और उसमें लगभग अलग अलग स्तर के बच्चे हों. कोई थोड़े से कम जानता हो, कोई कुछ ज़्यादा जानता हो. तो उससे क्या होगा, जो बच्चे कम जानते हैं वो दूसरों से इंस्पायर्ड होंगे, मोटिवेट होंगे, वो भी सीखेंगे. और जो ग्रुप में एक बात ज़रूर बतानी होगी टीचर को कि बेटा आप ज़्यादा जानते हो तो किसी को गलत दृष्टि से नहीं बताना है कि तुम्हें तो ये भी नहीं आता है. इस बात का बहुत ध्यान रखना है. हम हमेशा, हाँ, मनोबल बच्चे का बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मनोबल कभी हमको डाउन नहीं करना है. एज ए टीचर तो ये आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि बच्चे जो बेसिक में आते हैं हमारे पास उनका मनोबल ऑलरेडी बहुत डाउन होता है. घर से कोई सपोर्ट नहीं होता है. घर में फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा एजुकेशनल बैकग्राउंड वाले नहीं होते हैं, है ना. ग्रामीण परिवेश से होते हैं जहाँ मतलब शिक्षा पे इतना बल नहीं दिया जाता है. जो शहरी क्षेत्र के बच्चे इसीलिए आगे होते हैं. मेरा मानना है आईक्यू जो है, चाहे वो रूरल के बच्चे हों, चाहे वो आपके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हों या शहरी क्षेत्र के हों, दोनों का आईक्यू में बहुत अंतर नहीं होता है. अंतर सिर्फ होता है अवेयरनेस का, अंतर सिर्फ सुविधाओं का है. अगर उसी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को आप किसी शहर के विद्यालय में भेजिए और आप देखते भी होंगे कि जो आपके यहाँ से कक्षा 5 पास करके गए हैं वो कक्षा 6 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. वहाँ यहाँ पर नहीं कर पाते थे क्योंकि वो माहौल का अंतर है. अब जब पेरेंट्स ने उसको अच्छे विद्यालय में भेजा तो वहाँ के माहौल के हिसाब से भी वो अपने को मोटिवेट करता है. एंगेजमेंट का भी सर कुछ हो सकता है कि बिल्कुल हम कैसे एंगेज रखते हैं स्कूल में? बिल्कुल. तो एंगेजमेंट के लिए टीचर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. वो इस तरह से कुछ कहानी लेखन करें, उसको कुछ ऐसे वो TLM बनाएं जिसमें बच्चे एंगेज हों. एक व्हील बनता है जिसमें अलग अलग शब्दों से आप बना सकते हैं. ठीक है, आप एक चित्र संयोजक का कंसेप्ट है कि आप बच्चों को कुछ कहानी सुनाइए या आप चित्र दे दिए 3-4. जैसे आपका एक बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कहानी है खरगोश की और कछुए की. तो बच्चों को आप वो कहानी ना सुनाएं, वो 2-3 चित्र बना के बताएं अब आप डेवलप करो. तो जब बच्चे उसमें ग्रुप में डेवलप करेंगे तो उनका जो है एक तो क्षमता बढ़ेगी, उनका एक्सप्रेशन स्किल बढ़ेगा, उनका अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ेगा. ठीक है, तो जब वो अंडरस्टैंड करने लगेगा तो जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं, करीब 14 लर्निंग आउटकम्स हैं हिंदी भाषा के और 7 कौशल हैं, उसको वो अपने आप अर्जित कर लेगा. और इस प्रकार से फिर हम अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बना पाएंगे. एक विधि और भी है जो हमारे शिक्षक साथी बड़े जो है जोर शोर से यूज भी करते हैं उसको. जी. जैसे उन्होंने कहानी सुनाई
और उसमें जो पात्र थे तो वो पात्र बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे आप सभी बच्चों को, पूरी क्लास को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। आपने 5 या 7 बच्चों को तो पात्र के रूप में उनको चयन किया और बाकी बच्चे उसको सुनेंगे, देखेंगे, तो उनके मन में भी आएगा कि अगली बार सर या मैडम मुझे भी किसी कहानी का हिस्सा बनाएंगे या बनाएंगी। तो उनका आपने क्या किया, क्रिएटिविटी भी तो एनहांस कर रहे हो आप। ठीक है, पढ़ाई सिर्फ भाषा सिर्फ इसलिए नहीं है कि सिर्फ मैं पढ़ना सीख जाऊं, मैं लिखना सीख जाऊं। हमको बच्चे को इस काबिल बनाना है कि कल को वो कहानी लेखन भी कर सके, वो कविता लेखन कर सके, वो एक अच्छा वक्ता बन सके। तो सिर्फ हमको यहाँ तक लिमिट नहीं करना है कि उसने पढ़ लिया और लिख लिया, सुबोपली तक ही नहीं रहना है कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उसको इस लेवल पे क्रिएटिव भी बनाना है, क्योंकि इन्हीं में से बच्चों में से तो आगे स्क्रिप्ट राइटर भी बनेंगे, इन्हीं में से कुछ गीतकार बनेंगे। वो बनेंगे क्योंकि आप उनको इस वक्त उनकी आधारशिला मजबूत कर दोगे। इसीलिए इस पुस्तक का भी नाम है आधारशिला संदर्शिका, जो कि भाषा विषय के लिए। तो आपको बेस मजबूत करना है जिससे कि हम अपने विद्यालय को, अपने गांव को और अपने जिले को और अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बना पाए और अपने देश को आगे ले सकें। जी। और अक्सर सर हमने देखा है, हम पढ़े हैं और बाकी सब भी ये जानते हैं कि केरल पढ़ाई में बहुत आगे है। हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। तो साउथ और नॉर्थ दोनों इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं और उनकी थर्ड लैंग्वेज भी है, जैसे वो तमिल भी है, असमीज है जी, कन्नड़, तेलुगु, उसमें भी वो महारथी हैं और अंग्रेजी भी वो हमसे बहुत बेहतर बोल लेते हैं। कहीं कैरियर की भी बात आती है तो वो इस क्षेत्र में हमसे आगे निकल जाते हैं, जबकि हमारी मातृभाषा हिंदी है और हम हिंदी में ही पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा क्या कुछ है जिसकी वजह से हम हिंदी हमारी मातृभाषा होने के बावजूद भी उस पर हमारी कमांड जो है